नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित दलित चेतना कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम श्रृंखलाएं चलाई जाती हैं, जिसमें दलित चेतना कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत पिछले साल अगस्त में अकादमी द्वारा की गई थी और हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में भी, अन्य जगहों पर भी दिल्ली के अलावा ये कार्यक्रम लगातार किए जाते रहे। और अभी जो कोविड के कारण एक अलग तरह की स्थिति आई है देश में, तो उस दौरान भी जब अकादमी ने वेबलाइन साहित्य श्रृंखलाएं शुरू की तो उसके अंतर्गत हमने यह सोचा कि दलित चेतना कार्यक्रम श्रृंखला जो हमारी है उसके अंतर्गत भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। और में यह कार्यक्रम आयोजित है। वेबलाइन श्रृंखला में यह पांचवा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसके पहले कविता पाठ के, कहानी पाठ के कार्यक्रम पहले भी किए जा चुके हैं। तो अकादमी की तरफ आज के उपस्थित तीनों कवियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र बिसारिया जी, डॉक्टर टेकचंद जी और डॉक्टर रजनी अनुरागी जी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं कर रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र बिसारिया जी से। आप हिंदी के कवि, कथाकार और आलोचक हैं। दलित आदिवासी स्त्री विमर्श पर आपका विशेष रूप से काम है। आपकी प्रकाशित कृतियों में एक कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक उपन्यास, 3 शोध आलोचना की पुस्तकें, एक पटकथा और एक डॉक्यूमेंट्री शामिल है। संप्रति आप शासकीय MJS स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिंड मध्य प्रदेश में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं डॉक्टर जितेंद्र बिसारिया जी। शुक्रिया देवेश जी, बहुत बहुत आभार आपका, साहित्य के अभी का आभार, साथियों का। और आज मैं जो कविताएं सुनाने जा रहा हूँ दलित चेतना से ही संबंधित है। ये कविताएं हैं, संकल्प नाम से मेरी कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। और इनके पीछे की पृष्ठभूमि है कि जब 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में बाबा साहब ने जब अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और वो निराश होकर के वहां से बाहर आए और एक वट वृक्ष के नीचे बहुत दुखी थे और उस अपमान से, उस पीड़ा से जो उन्हें वहां के कर्मचारियों से मिली, ये कविताएं उस संकल्प को लेकर के हैं। वहां से तो वो संकल्प लेकर के उठे कि मैं इस जातिवाद और छुआछूत को जड़ से समाप्त करके ही दम लूंगा। ये कविताएं उस संकल्प की हैं। हमारी पहली कविता है, वह रोया तो उसका रोना ठीक वैसा ही नहीं था जैसे प्रिय के बिछड़ने पर रोता है कोई भावुक प्रेमी। पितृकुल से विदा होती कन्याएं या परदेश गमन करते पति हेत विलाप करती हैं उसकी नबोड़ाएं। वह रोया तो उसके साथ जैसे रो पड़ी हो जम्बूद्वीप की सारी प्रकृति। प्रकृति में सांस लेते उसके समस्त आदिम सहचर, उन सहचरों की हेतु छटपटाती बनती संस्कृति। बड़ौदा के उस जनशून्य मार्ग पर वट वृक्ष तले बैठे उस टूटे मनुष्य के नयन कोर से झड़े हुए अस्त्रबिंदु भले ही न रहे हो कोई क्षुद्र तारा, कि जिनके टूटने पर लोग मन ही मन मौन मनाते हैं अपनी मनौतियां। पर उस दिन न आपने देखा न मैंने ही, किंतु जिसने भी देखा होगा अवश्य ही वे जल बिंदु कोई विशाल ध्रुव तारा रहे होंगे, कि जिनके टूटने पर मन ही मन मान ली गई इस देश के तमाम बहुजनों की हजारों हजार संस्कृतियां, स्वीकार कर ली गई तमाम अर्जियां, कि जो द्विज देवालयों की दहरी पर रगड़ते माथा कभी फलीभूत नहीं हुई, न मिला उन्हें कभी कोई उनका पूर्ण मनोवांछ। 2, वह उठा तो उसका उठना ठीक वैसे ही नहीं था
वह उठा तो उसका उठना ठीक वैसे ही नहीं जैसे लड़खड़ाकर उठ खड़ा होता है कोई अचेत मद्यप, थक कर बैठा, बैठकर उठा और उठकर खड़ा हुआ कोई अविश्रांत पथिक। वह जब उठा तो ऐसे उठा जैसे गहन अमानिशा के बाद पूर्व से उठता है लोहित रश्मिरथी, बीज का कठोर आवरण तोड़, बीज का कठोर आवरण तोड़, धरती की उर्वर को खोड़, उन्नत आकाश छूले फूट पड़ता है कहीं से कोई द्विपर्णीय अंकुर, या पहाड़ का तोड़ तोड़ मरुधरा के सूखे अधर आदृत करने कहीं से बह उठता है कोई हठी निर्झर। ठीक वैसे ही उस दिन एकाएक हमारे लिए उठ खड़ा हुआ था। ठीक वह चला तो उसका चलना ठीक वैसे ही नहीं था जैसे भेड़ के पीछे चल पड़ते हैं निरीह मेमने, भोजन की तलाश में भटकती हैं लक्ष्यहीन दीमक और चींटियां, या बरसात में कहीं से भी निकल पड़ते हैं रीढ़ विहीन केंचुए और गिजाइयां। वह चला तो ऐसे चला जैसे चल पड़ता है लक्ष्य की ओर तीर, शिकार की ओर बढ़ता तेंदुआ, या घोर अरण्य में निकल पड़ता है अकेला बवर्षे। ठीक उस दिन वैसे ही अपनी आंखों में भर करोड़ों बहुजनों की मुक्ति का स्वप्न चल पड़ा था। 4 वह बढ़ा तो उसका बढ़ना ठीक वैसे ही नहीं था जैसे दाता के द्वार पर मांगने मधुकरी बढ़ता है कोई भिक्षुक, स्वामी से 2 टूक रोटी पाने अपना पेट दिखाता पूंछ डुलाता आगे बढ़ता है स्वान, या कर्तव्य दिखाने के बाद झोली फैलाए तमाशाई भीड़ की ओर बढ़ जाता है कोई बाजीगर। वह बढ़ा तो ऐसे बढ़ा जैसे अंकुश की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं मत गजराज, तेज झंझावातों की फिक्र किए बगैर बढ़ती रहती है बिना पाल वाली नाव, या पहाड़ की दुर्गमता को किनार करता शिखर की ओर बढ़ जाता है कोई दुस्साहसी पर्वतारोही। ठीक उस दिन अपनी मुट्ठी में हजारों हजार संकल्प बांधे अपने मजबूत लोह इरादों के साथ मैंने मनु का अमानवीय विधान वह बढ़ चला। 5 वह लड़ा तो उसका लड़ना ठीक वैसे ही नहीं था जैसे एक ही डाल पर एक दूजे को नर्मदाओं के छल छंद भरे आख्यान सुनाते किस्सों में लड़ते हैं सुख सारिका, बिना बात किन्हीं अय्यास नवाबों की सह पर अपनी चोंच और पंजों से एक दूसरे को लहूलुहान करते लड़ते थे मुर्गे कबूतर और बटेर, या अपना कुछ इच्छित न पाने पर बिना बात की प्रिय से लड़ जाती थी माननीय नायिकाएं। वह लड़ा तो उसका लड़ना ठीक वैसा ही था जैसे किसी निर्जन स्थान पर अपने शावकों सहित अकेले घिर जाने पर भेड़ियों से भिड़ जाती है मेष माता, नदी के तीव्र वेग में अपने प्रिय पुत्रों को बहता देख जान की परवाह किए बगैर लहरों से लड़ता तैरता आगे बढ़ता है वत्सल पिता, या घर में लगी आग के बीच अकेले सोते छूट गए शिशु की प्राण रक्षा हेतु ज्वालाओं से लड़ती आग में कूद जाती हैं ममतामयी माएं। ठीक उसी प्रकार उस दिन हम तमाम बेजुबान बहुजनों को देने एक नई आवाज बनकर हमारा मूक नायक लड़ने चल पड़ा। कविता का शीर्षक है आज। आज देश आजाद है, संविधान में सबके लिए बराबरी का प्रावधान है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रतिबद्ध हैं, सब प्रतिबद्ध हैं हमारे हितार्थ, पर आज भी हम अछूत हैं निर्धन हैं। आज भी मेरे डॉक्टर बनने पर मेरे गांव के सवर्ण नहीं बैठने देते अपनी खाट पर, आज भी
मेरी माँ डरती है एक ही घाट पर एक साथ पानी भरने से। सुदूर महाराष्ट्र और देश के अन्य प्रांतों में आम्बेडकर के साथ और आम्बेडकर के बाद भी कर लिए होंगे धर्मांतरण और पा लिए होंगे बराबरी के अधिकार, पर मेरे उस महडीले गांव में आज भी न तो बिजली पहुंची है और न विचार। वहां मेरी बूढ़ी अय्या की अंतिम इच्छा यह रही कि काश मेरा पोता चाह पाता भिंड के बनखंडेश्वर मंदिर में अपनी कांवड़ कर पाता उसे धन्य। आज भी मैं महसूस करता हूँ पीटा जा रहा हूँ किसी बंद कमरे में मुंह बंद कर लात घूंसों से बेआवाज। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र विसारिया जी। और शुक्रिया। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रजनी अनुरागी जी को उनकी कविताओं के साथ। आप हिंदी की कवियत्री और आलोचक हैं, संपादन भी आपने कई पुस्तकों का किया है। आपका एक कविता संग्रह और एक आलोचना पुस्तक प्रकाशित है। मगहर पत्रिका के डॉक्टर तेज सिंह विशेषांक का आपने अतिथि संपादन किया है और संप्रति जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली में हिंदी की प्राध्यापिका हैं और आपको कई पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। तो आमंत्रित हैं अपनी कविताओं के साथ डॉक्टर रजनी अनुरागी जी। हाँ, शुक्रिया देवेश जी और साहित्य अकादमी का शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मेरी पहली कविता का शीर्षक है फूलन। तुम मारी नहीं जा सकी फूलन हत्यारों की तमाम कोशिशों के बावजूद। चंबल के ऊपर खाबर पठारों से लेकर कठुआ के हरे भरे पहाड़ों तक, मणिपुर के सघन गहन वनों से लेकर मरुभूमि के तपते गांव पटेरी तक, असमानता की उग्र भूमि खैलांजी से लेकर धान के कटोरे छत्तीसगढ़ तक, तुम जीवित हो हर स्त्री के सम्मान में। तुम्हारे मान मर्दन की तमाम कोशिशों के बावजूद वह अट्टहासी क्रूर हिंसा तुम्हें तोड़ नहीं पाई। नहीं सकती थी फूलन। तुमने जान लिया था स्त्री जीवन के डर का सच। जान लिया था कि स्त्री का मान योनि में नहीं बसता, वह बसता है स्त्री के जीवित रहने की उत्कट इच्छा में। यह जान लेना ही तुम्हारा साहस था जिसे तुमने नहीं छोड़ा जीवन की आखिरी सांस तक। तुम एक भपके की तरह उठी, जंगलों की विहड़ता को चीरती हुई, भुरभुरे डूहों को गिराती हुई। तुम एक बवंडर की तरह लहराई, ऊबड़ खाबड़ धरतियों को समतल करती। तुम ईख की कटीली पत्तियों की तरह लहराई। तुम वादियों में रवाब की गूंज की तरह उठी, सर्द खामोशी को बर्फ की तरह पिघलाती हुई। तुम एक चमकते सितारे की तरह उठी और स्त्री के सम्मान के आसमान में जा लगी। तुमने उलट दिए प्रतिमान संस्कृति के। आज तुम खुद एक मूल्य हो। तुम मारी नहीं जा सकी फूलन, तुम मारी नहीं जा सकती थी। एक स्त्री को मारा जा सकता है, स्त्री सम्मान के प्रतीक को नहीं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सवेरा बुनती स्त्रियां। स्त्रियां उलझनों में अपना सवेरा बुन रही, रुलाई की सिलाइयों को मजबूती से पकड़े, चढ़ाती है संघर्ष के फंदों को बड़ी तैयारी से। नाउम्मीदी से भरा एक नया नाउम्मीदी के दौर में भी डालती है उम्मीदों से भरा एक नया डिजाइन। उनकी उंगलियों पर कितने ही घाव हैं, झुकते हाथों से वो कोई सपना बुन रही हैं। पहनाकर किसी को स्वेटर वो किसी का जाड़ा चुन रही हैं। वो खुश होती हैं देकर नींद, सुबह का उजाला बुन रही हैं। उनकी चारों तरफ गहराने लगी है रात, वो भरी आंखों से कोई आस बुन रही है। आग पर पका रही हैं आदिम भूख, वो डाल रही हैं उफनते दूध से पौरुष पर अपने सपनों का पानी। चक्की में पीस देना चाहती हैं दुख, सुख के आटे की रोटियां बेल रही हैं। वो प्यासी ही कोसों चलकर ला रही हैं पानी, और पानी है कि रिस रहा है उनके छालों से। वो प्यास बुझा रही हैं अपनी आदिम प्यास लिए। पथरीली जमीन पर आहत है उनके तन, उनके मन। उनके शरीर से बह रहा है नमकीन पसीना और नमक से गल रहा है धरती का खारापन। वो लगातार उस सफर में है जो उनसे छूटा रहा। वो दुख को भूलते हुए कोई सुख चुन रही हैं। स्त्रियां उलझनों में अपना सवेरा बुन रही हैं।
अच्छा। एक कविता और बरनी। माँ ने बड़े मन से मंगवाई थी खुर्जा से एक बड़ी और मजबूत चूड़ीदार ढक्कन वाली बरनी, जिसमें डाला करती थी वो खूब सारा आम का अचार, जबकि उसे नहीं पसंद थी खटास वाली चीजें। खट्टा चूख कहते ही उसके दांत खटास से भर जाते थे। खट्टी चाय तक नहीं पीती थी माँ, तो खट्टी कड़ी तो बन ही नहीं सकती थी। कलमी आमों की बनाती थी मीठी चटनी, और आमों की हल्की खट्टी मीठी रसेदार सब्जी भी, जिसमें रहता था सौंफ का सौंधियाता जायका, जिसकी मिठियाती गुठली को खूब देर तक चूसती रहती थी, जैसे बूंद बूंद रस समेट लेना चाहती हो अपने भीतर। आम के अचार के लिए आम आते, दाब से कटते, नींग अलग, फांक अलग, फांकों में लगता नमक रात भर। चारपाई पर बिछी चादर पर दिन की उजली धूप में एक एक पांख को उलट पलट कर धूप से भर दिया जाता, जैसे सूरज से हर पांख के लिए मांग ली जाती हो लंबी जिंदगी। मुझे याद है मुझे याद है माँ ने खूब दो मांझ कर बरनी को धूप में नहलाया, जैसे नहलाती थी मुझको। फिर धूप में नहाई भरनी में सारे मसाले अनुभव के तराजू जैसे हाथों से तौल कर मिला दिए हर एक पाक के भीतर तक, और डाल दिया कोल्हू से प्राया सरसों का तेल ऊपर तक। बंद करके रखी बरनी को खूब भरपूर धूप लगाई गई। हर सीलेपन से बचाया जाता अचार भरी बरनी को, मगर उसके हथेलियों में या कहूँ उसके नैन पोरों में शायद यही सीलापन संचित रहता रहा सालों साल, जैसे खट्टा अचार चलता रहता था सालों साल। फिर धीरे धीरे माँ खींचने लगी। माँ ने अचार डालना भी बंद कर दिया। घर के तमाम बाशिंदे नए नए रिश्तों में बंध गए, लेकिन कहीं पैर पसारने लगी थी रिश्तों में बढ़ती खटास। घर बनता जा रहा था खटास से भरी बरनी की तरह, और बरनी थी कि होती जा रही थी लगातार खाली। उसके आम अब खास हो गए थे और वो पड़ गई थी पुरानी। अब मॉड्यूलर किचन में बरनी रखने की कोई वजह नहीं बची थी। फिर भी माँ ने उसे संभाल के रखा था अपने सीने से लगा के। माँ लगातार उसकी धूल को झाड़ती, जैसे उसके बहाने खुद को नया करती। एक दिन बरनी को फेंक दिया गया कूड़े के ढेर पर। बरनी अचार की फाकों से बिखर गई, और माँ के भीतर भी जाने क्या क्या टूट गया उस दिन। उस दिन माँ अपने सिमटे से कोने में बड़बड़ाती रही, और करती भी क्या सिवाय बड़बड़ाने के। किसी बेटी को ही दे देते, तोड़ क्यों दी, जैसे वो सौंपना चाहती हो अपनी कोई विरासत अपनी बेटी को। संपत्ति चाहे बेटे संभालें, पर उसको भरोसा था कि उसकी संभावना को बेटी ही संभाल सकती है। कम से कम बची तो रहती बरनी, जैसे बची रहती है माँ अपनी बेटी में। वाह। एक कविता और सुनाऊंगी, किताब। बहुत अरसे पहले प्राइमरी कक्षा में मैंने लाइब्रेरी से ली हुई किताब गुमा दी, और टीचर को डरते डरते बताया। उन्होंने कहा, अब तुमको ही लाइब्रेरी में बंद कर दूंगी। मैं सोचती रही, कैसी लगूंगी अलमारी में बंदी होकर। खुली हवा से सब मुझे देखा करेंगे, और मैं भीतर बंद पसीजी रहूंगी उमस से। तब कहाँ जानती थी तब कहाँ जानती थी बंदी जीवन का इतिहास, जहाँ गहरे सांस लेने पर भी सांस ठहरा दी जाती थी, और वर्तमान से भी तब कोई साबका नहीं था। सांसें अब भी नियंत्रित हैं, जल्दी ही ज्ञात हुआ मुझको। घर में कॉमिक्स पढ़ने की मनाही थी, सो मैंने संगी साथियों से मांग कर, कभी छीन कर, छुप छुप कर पढ़ी चाचा चौधरी, मोटू पतलू की हरकतें, तेनाली रामा और बीरबल के किस्से। एक दिन घर में हाथ लग गई बुद्ध चरित्र, जिसको पढ़कर मन करुणा से भर गया। मगर यशोधरा कहीं नहीं थी बुद्ध चरित्र में। यशोधरा ने क्या किया होगा तमामुंड, कैसा जीवन जिया होगा, सोचा मैंने कितनी ही बार। इतिहास की किताबें पढ़ते हुए राजा रानियों के किस्सों में स्त्री कहीं नहीं मिली। इतिहास के पन्नों से बेदखल रही, स्त्री का कोई कहीं इतिहास नहीं था। मैं स्त्री को खोजती रही, तलाशती रही। उम्र के एक पड़ाव पर आकर पता चला, स्त्री गुमा दी गई थी चौके बर्तनों में, और मैं खोज रही थी उसे किताबों में। बीच सफर मुझे कुछ स्त्रियां मिली जो खुद ही अपनी किताब थी। मैं भी अपने लिए किताब बन गई। इस किताब में मेरे सपनों की उड़ान थी, सुकून की नींद थी। अब सिरहाना थी किताब,
किताब ने सोख लिए मेरे बहुत सारे दुख, किताब आज भी गीली है, अपने सीलेपन से द्रवीभूत करती है मुझे। मैं जब भी खोलती हूँ अपनी किताब तो मुदित हुए बिना नहीं रहती। बेशक कई पृष्ठों से गायब है शब्द, खा गए हैं दीमक उन्हें, पर अर्थ मुकम्मल है। एक कोमल स्पर्श अभी बचा हुआ है वहाँ, जिसे जमाने भर की दीमक चट नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ हर बच्ची के हाथ में किताब, जिसमें उसके स्वप्न जिंदा रहें, उनकी उम्मीदें बरकरार रहें, और किताबें भरी हों प्रेम के स्पंदनों से, जहाँ वो बैठ सकें सुकून से खुद के साथ, खुद के पास, जैसे आजकल मैं रहती हूँ एक किताब की तरह, खुद के साथ, खुद के पास। शुक्रिया। बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी अनुरागी जी, बहुत ही सुंदर कविताएं। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर टेक चंद जी को। टेक चंद जी हिंदी के कवि, कथाकार और आलोचक हैं। आपके 2 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास और 2 आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हैं। कविता संग्रह अभी कोई नहीं आया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कविता संग्रह भी उनका प्रकाशित होगा। संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हिंदी के अध्यापक हैं। तो आमंत्रित है डॉक्टर टेक चंद जी अपनी कविताओं के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहित्य अकादमी और देवेंद्र देवेश जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पहली कविता चमकी, जो चमकी बुखार था उस पर। गांव का अनपढ़ भी बरसात आने से पहले छप्पर ठीक कर लेता है, ठीक कर लेता है जल भराव और निकासी का रास्ता। रात से पहले कस लेता है चारपाई की पातें, खुद खाने से पहले निकाल देता है कुत्ता बिल्ली के लिए कौर। छोटा बालक भी सुबह स्कूल जाने के लिए रात ही संभाल लेता है किताबें, तख्ती, बस्ता, वर्दी। अगर भीग गए हों टाट, बोरी, जूते, चूल्हे की आंच के ताप से सुखा लेता है। गवई से गवई स्त्री भी धो सुखा तहा कर रख देती है महीने के लत्तों चिथड़ों को अगली बार के लिए, और समझा सिखा देती है तरुणी को भी। सुखा सहेज लेती है सब्जियां और मांस, कर लेती है जलावन का प्रबंध बर्फ बरसात से पहले। वर्षों जोड़ती है पाई पाई एक बार बेटी ब्याहने के लिए। फिर जब साल दर साल मर रहे हों बच्चे, तब ब्रह्मांड की महाशक्ति के ज्ञानियों विज्ञानियों के मन मस्तिष्क में क्यों नहीं कौंधती कोई दवा, क्यों नहीं चमकता कोई इलाज। चमकी की चमक से पहले मौत की धमक से पहले, चमकी की चमक से पहले मौत की धमक से पहले, एकदम यही बात हर मौसम में टूटते बांधों और जल प्रलय के लिए भी कही जा सकती है। एकदम यही बात हर मौसम में टूटते बांधों और जल प्रलय के लिए भी कही जा सकती है। और दूसरी कविता छोटी सी, बेटियां। जाने कब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, बहनों सी बगल में खड़ी हो जाती हैं। ब्याह कर विदा भी करनी पड़ती हैं, अनपढ़ से जीवन को परीक्षा कड़ी हो जाती है। तब रिवाज खूब अखरते हैं, पाल पोस सहेज बड़ा करते हैं। उनका घर भरने को अपना घर खाली करते हैं, जी कितना कड़ा करते हैं। फिर भी रिश्ता नीचा और छोटा, जीवन भर मां बाप सगे संबंधियों से डरते हैं। बेटों को पोसने वाले बेटियों को याद करते मरते हैं, बेटों को पोसने वाले बेटियों को याद करते मरते हैं। दूसरी कविता तकनीक, बाबूराव बागुल की कहानी विद्रोह पढ़कर ये कविता लिखी। तकनीक। आसमान में उड़ता पुष्पक विमान, पृथ्वी को नष्ट करता ब्रह्मास्त्र, सातों समुद्रों को जला सुखा देता अग्निबाण।
शब्द भेदी बाण, किस्म किस्म के रूप धारण और अंतर्ध्यान होने की विधाएं थी। देह के प्राण यमलोक से खींचकर फिर जीवित करने का ज्ञान था। आंखों ही आंखों में बच्चा पैदा करने की क्षमता थी। हुनर था क्षणांश में लोक परलोक में प्रकट होने का। और न जाने क्या क्या था पास तुम्हारे। क्या कोई तकनीक नहीं थी मैला ढोने की, सफाई और सेवा की, जिसके लिए रचा तुमने जाति का चक्रव्यूह, शास्त्रों का षड्यंत्र। बताओ श्रेष्ठ ब्रह्ममन, बताओ श्रेष्ठ ब्रह्ममन। अगली कविता है नेपथ्य। कोरस में गाने वाले भी अच्छे गायक होते हैं, जीवन के नेपथ्य में भी सच्चे नायक होते हैं। गांव घर गलियों में झांको, तंग झुग्गी बस्ती में ताको, कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बूते रास्ते चलते हैं। वो कारखानों के पुर्जा हैं, वो बाजार की ऊर्जा हैं, वो गटर में उतरते हैं तब हम साफ रहते हैं। वो मरते हैं हम जीते हैं, हमारे हिस्से का जहर पीते हैं। हम सभ्य लिखे पढ़े, वो मुश्किलों पले कढ़े, हम पर्दे पर कला दिखा दाम नाम कर जाते हैं। वो नेपथ्य में रहते गुमनाम मर जाते हैं। उनका कोरस हमारा गीत मधुर कर देता है, अंधेरों में पलकर हम में उजाला भर देता है। नेपथ्य कला को कला, गीत को गीत, जीवन को जीवन कर देता है। नेपथ्य कला को कला, गीत को गीत, जीवन को जीवन कर देता है। अगली कविता बरसात और प्रेम। बरखा, बरसात, वर्षा, मेह, बारिश जैसे नाम अनेक, असर भी अलग अलग। बरसात में गांव की नालियां पगला जाती हैं, कुएं जोहड़ झील का पता भूल, घुसी उमड़ी चली आती हैं हमारे नीचे घरों में, गंदा नाला बन जाती हैं। बरखा की बूंदें भी टिप टिप दिप दिप छेद देती हैं हमारी कच्ची पक्की छतों को, जहां बर्तन भांडे लिए हम मुस्तैद रहते हैं। मेह सीला गीला कर जाता है ईंधन गूदड़ों और लत्ते जूतों को, कच्चे आंगन को कीचड़। वर्षा लेकर बर्फ के गोले टूट पड़ती है टीन छपरों पर, तैयार फसल पर होकर बेदर्द। बारिश को जी नहीं पाते हम प्रेमी जन, दुखी मन। दुख हमारा सच्चा है कि घर अभी कच्चा है, दुख हमारा सच्चा है कि घर अभी कच्चा है। अगली कविता है सुधार परिवर्तन। तुम्हें पोंछा लगाने में होती है खासी परेशानी, चलो वाइपर ला दूं। रसोई में गर्मी लगती है, एक वॉल फैन लगवा दूं, खिड़की बड़ी करवा दूं। गैस पर खड़ा नहीं रहा जाता, ऊंची कुर्सी किचन चेयर ला दूं। ये सुधार मैं कर देता हूं, जबकि मैं पोंछा मैं लगा दूं, शाम का खाना मैं पका दूं, कढ़ी खीर में कड़छी मैं चला देता हूं। यूं मैं तुम्हारी स्थितियों को परिवर्तित कर देता हूं, वो सिर्फ तुम्हारी ना रहे मेरी भी हो जाए। आओ कष्ट बांट लें, सुख को विस्तार दें, घर में सुधार नहीं परिवर्तन लाते हैं हम, खुशी खुशी लोकतंत्र मनाते हैं। घर में सुधार नहीं परिवर्तन लाते हैं हम, खुशी खुशी लोकतंत्र मनाते हैं। अंतिम कविता समय का ध्यान रखते हुए जो आपने कहा था, तर्क। तर्क है कविता। आवाज तेज थी, गले की नसें तनी थी, सदियों फैली हथेली तनकर मुट्ठी बनी थी। मंत्रालय में गंभीर विचार हुआ, गला दबा दिया गया, आवाज बंद हो गई। तनी मुट्ठी पर प्रहार हुआ, कुछ ऐसा तर्क ऐसा कार्य व्यापार हुआ। दाई मुट्ठी की हत्या में बायां हाथ गिरफ्तार हुआ। अजब कानून है, गजब देश है, जो मारे गए दंगों में उन्हीं पर रिकवरी, उन्हीं पर केस है। ऐसा कानून है, ऐसा कायदा है, हर गला सोचता चुप रहने में फायदा है, हर गला सोचता चुप रहने में फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद टेकचंद जी। और मित्रों, इसी के साथ मैं अकादमी की तरफ से आज के सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और इतना अच्छा एक कार्यक्रम, कविताओं की एक अच्छी सी प्रस्तुतियां हमें सुनने को मिल पा रही हैं, जो उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को पसंद आएगा। और सभी दर्शकों से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अकादमी लगातार अपनी दूसरी कार्यक्रम श्रृंखलाओं में भी जिन कार्यक्रमों को अपलोड कर रही है, या फिर दूसरी भाषाओं में जिन भाषाओं से आपकी अभिरुचि है, जिनको आप जानते हैं, उन भाषाओं के भी जो कार्यक्रम अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखें और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।